नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ खास शख्सियत बैठे हुए दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा। कह सकते हैं कि दाहा जी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं हैं, बल्कि पशुपति पारस जी के मुख्य व्यक्तियों में से एक है। सर, जनवार्ता न्यूज़ में आपका बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। दलित की बात करते हैं तो हर कोई जब चुनावी वक्त आता है तो दलित के नाम पे वोट मांगा जाता है। दलितों को तरह तरह के एजेंडे होते हैं उसके लिए वोट मांगने का। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? कैसे दलित को एकत्रित करेंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए, सही माने में जो बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको भारत रत्न दिलाने में आदरणीय बीपी सिंह जी, रामविलास पासवान जी, चूँकि सर में हम कल्याण मंत्री थे उस समय, 14 अप्रैल का जो छुट्टी हुआ देश में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बड़े बड़े नेताओं के तैल चित्र वहाँ लगे हुए थे। लेकिन संविधान के रचयिता और देश के यूँ कहिए कि शोषितों पीड़ितों महिलाओं को युवाओं का मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर साहब का वहाँ तैल चित्र नहीं लगा था। चूँकि रामविलास पासवान जी बाबा साहब अम्बेडकर को नज़दीक से अध्ययन किए थे, उन्होंने एक एक किताबें, उनकी लिखी हुई रचनाएं और उनके विचारधारा को आत्मसात उन्होंने किया था, उस पर चल भी रहे थे। उसी विचारधारा पर उन्होंने दलित सेना का गठन भी किया। और 89 में जब देश में पहली मर्तबा कैबिनेट मिनिस्टर हुए शर्मा और कल्याण मंत्री, तो पहला काम उन्होंने ये सब किया। 14 अप्रैल की छुट्टी हो या बाबा साहेब अम्बेडकर का तैल चित्र लगाने की बात हो या भारत रत्न दिलाने की बात हो, हम तो यूँ कहेंगे कि बाबा साहब को इतने लंबे अवधि के बाद अगर कोई सम्मान करने का मौका था तो उसके लिए निश्चित रूप से अगर किसी को श्रेय जाता है तो उसमें स्वर्गीय बीपी सिंह भी आज नहीं है और पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी भी नहीं है। आखिर इतना सम्मान के लिए इतनी बड़ी लंबी सफर तय किए, इसकी वजह क्या हो? वजह चाहे जो हो, हम इस वजह के पीछे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने लेकिन लोग तो वोट वो मांगते हैं दलित के नाम पे कि दलित हमारा वोट है। ये जरूर मांगते हैं। आज इसी का कारण आप देख लीजिए, अभी जो लोकसभा में चल रहा है, राज्यसभा में चल रहा है जो मामला, हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, अब उनकी भावना जिस प्रकार से निकले, वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आज भले जो शब्द कह रहे हों कि बाबा साहब मेरे लिए आदर्श हैं, सब कुछ है, लेकिन वही लोकसभा में कहते हुए हम लोगों ने देखा है जो क्लिप, उस क्लिप में साफ साफ वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया। अम्बेडकर फैशन है क्या? अम्बेडकर देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है, तकदीर है, जिन्होंने भारत की तकदीर को इसको कहिए, और ख़ास करके मजलूमों शोषित पीड़ितों के लिए वाकई में भगवान से ऊपर अगर ईश्वर होता होगा तो उससे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने तो बोला है कि इतने वर्षों से जो सम्मान नहीं मिला है वो सिर्फ बीजेपी जब सत्ता में आई है तब वो सम्मान बाबा साहब का मिला है। 4-5 स्थान जो बनाए हैं उसकी बात करें या तो बड़े आदमकद प्रतिमा की बात करें। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं एनडीए सरकार भी कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि जो देश के सामने आपने परोसा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, आपकी मंशा क्या कह रही थी? आपने बाबा साहब का अपमान किया है। हम लोगों का दलित सेना का सीधा सीधा नारा है कि डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चाहे वो जितनी बड़े हस्ती के लोग हों, आज तो गृह मंत्री हैं, लेकिन दलित सेना इसका घोर निंदा करती है। और हम उनसे मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के सामने बाबा साहब के तस्वीर के सामने जो संसद भवन में तैल चित्र जो सेंट्रल हॉल में है, पुराने संसद भवन में, उनके सामने जाके उनको देश के लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो ये कहा है इस भावना से जो ठेस पहुंची है, इसके लिए अगर आप दलितों की हितैषी हैं, आप सही में बाबा साहब को आदर्श मानते हैं तो ये आपको करना पड़े। चलिए, बाबा साहब का आदर्श मानते हैं तो करना चाहिए। इसके लेके देश में विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, तो इसमें क्या आप भी उसी कदम पे हैं? नहीं, हम लोग निश्चित रूप से आज दलित सेना ने फैसला लिया है कि हम उनका पुतला दहन करेंगे और उनका कंडेम करेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं। हमारा जो आंदोलन है दलित सेना के बिहार के प्रत्येक जिले में चल रहा है, वो चलता रहेगा, चूँकि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
हमारा ये कहना है कि बहुत सारा आपने काम किया बाबा साहेब के लिए, ठीक है, जिसके बारे में कहते हैं, आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोगों ने नहीं किया अपने शासनकाल में, जो भी 50 साल 60 साल 70 साल जितने भी बातें हुई, लेकिन इसका उदाहरण ये नहीं हुआ कि हम अपमान कर दे और ये कहे कि 50 साल में उसने जो सम्मान नहीं दिया वो हम पिछले 10 साल में दे दिया। इसको हम गलत मानते हैं। चलिए, इसको गलत मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं। आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं, जो दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका साफ साफ मानना है कि यदि जो 2024 में गलतियां हुई, हमको जिस तरह से अनदेखा किया गया, हम अपमान का घूंट सह के भी, वो पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी का भाई भी है, और इस बार अगर इस तरह की बातें आती है तो हम अपमान का घूंट सहने वाले लोग नहीं हैं। जो हमारी पीढ़ी है, पहले रामविलास पासवान जी ही कहा करते थे कि एक पीढ़ी चला गया, लेकिन जो पीढ़ी आई है वो अपने अपमान का घूंट नहीं पिएगी, निश्चित रूप से उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी। और हम लोग, यही कारण है कि पिछले बैठक में भी, जो हमारी बिहार प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक हुई, दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम बिहार विधानसभा 2025 में जो अगला चुनाव आने वाला है, उसमें 243 विधानसभा में जहां भी हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी में यदि सम्मानजनक समझौता होता है तो निश्चित रूप से जिससे समझौता होगा उसके साथ हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, उनके जीतने का भी काम करेंगी, दलित सेना करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो दलित सेना अपने हक और हकूक की लड़ाई से समझौता नहीं करेगी। हम निश्चित रूप से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, किसी कीमत पर भी हम सभी सीटों पर, चाहे इससे किसी को हानि हो या लाभ हो, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हम आए कि नहीं आए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको नहीं आने देंगे, ये हम इसके लिए संकल्पित है, हमारे नेता भी संकल्पित है। तो क्या अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी चल रहा है या गठबंधन भी किसी से? देखिए, जो समय है, कोई भी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो, या लोजपा रामविलास हो, या अन्य पार्टियां हो, या यूं कहिए इधर राजद हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, जो भी हो, या सीपीआई-एमएल हो, अकेले नैया को पार कोई नहीं लगा सकता है। थोड़ा लोजपा की तो बात ही छोड़िए, हमने पहले ही कहा है कि सम्मानजनक समझौता के बारे में यदि नहीं होती है तो इतना तो तय मान लीजिए कि जो दलित सेना पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में इसका संगठन है, जिसके नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति कुमार पारस जी, वो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगी। हम मानते हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि हो सकता है कि हम नहीं जीते, लेकिन आपको भी जो सदन का सपना आप देख रहे हैं, वो हम भी आपके सपने को चकनाचूर करेंगे, जिस तरह से आपने 2024 में हमारे साथ किया है। सीधे से कह सकते हैं इसको कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ा था चाचा का, इस बार चाचा खेल बिगाड़ेंगे एनडीए का? निश्चित रूप से। और जहां तक जिस चिराग पासवान की जी की चर्चा आपने किया है, वो तो आज केंद्र में मंत्री भी है, लेकिन हमको आप बताइए, जिसके पिताजी भारत सरकार के मंत्री रहते हुए भी, चाहे जिस प्रधानमंत्री तो काल की बारी आई, उसने बाबा साहेब के अपमान से समझौता उन्होंने नहीं किया। वो मंत्री रहते हुए भी, याद होगा आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और जिन मुद्दों पर मतभेद हुआ रामविलास पासवान जी का, तो वो सरकार के खिलाफ में चले गए, और सरकार नहीं रही उस समय। तो हम तो समझते हैं कि अपने पिता के जो सपने हैं, जिसके बारे में वो सब जगह हाजीपुर में कहा करते थे कि भाई हमारा सपना है रामविलास, अपने पिताजी के सपनों को हम पूरा करेंगे, तो उस सपने को भूल गए वो। आज अमित शाह जी जिस हिसाब से बाबा साहेब का अपमान किया, आप ये भी नहीं कह सके, बल्कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं, हनुमान से भी ज्यादा ऊपर चले गए। बिल्कुल, ये तो साफ साफ ऐसा लगता है कि भाई आप तो उनके सिद्धांत को भूल गए। रामविलास पासवान के विचारों को आपने उसको कहिएगा कि नाली में जैसे पानी बहा दिया जाता है, उस तरह से आपने उनके विचारों को आज कुचल दिया है। आपने उनका कोई विचारधारा हम नहीं कहेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधाराओं पर चलने वाला सेनानी जो होता है, दलित सेना हो या उनके विचारों से सहमत जो लोग भी होंगे, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि दलित सेना एक सामाजिक संगठन, और सामाजिक संगठन होने के नाते हमारे आदरणीय रामविलास पासवान साहब ने ही पहले ही शिक्षा ही दिया था कि बाबा साहेब का जो
शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र के साथ साथ हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। इसको हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। दलित सेना कभी इस चीज़ को भूल नहीं पाएगी और आगे बढ़ के लड़ाई लड़ेगी। दलित सेना किसी सत्ता से टकराने की ताकत रखती है और सच्चाई से भी टकराने की ये साहस है, और उसका देन रामविलास पासवान जी है। लेकिन आज बड़ी क्या कहिएगा, कहना पड़ता है, हमको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सांसद भी हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी भी हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन शायद उनको इस बात के लिए लज्जा नहीं आ रही है कि जिस बीज को रामविलास पासवान जी ने बोया था, जिस तरह वो पार्लियामेंट में शेर की तरह दहाड़ते थे, हिंदू मुस्लिम का मामला हो, चाहे वो दलित का मामला हो, शोषित का हो, पिछड़ों का हो, गरीबों का हो, मंडल कमीशन में चाहे जितनी फजीहत झेलनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने लागू कराने में किसी तरह की कोताही नहीं की और अधिकार दिलाया पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को। रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला जहाँ तक देख लीजिए, आप बिहार में यही समाज है, यही अनुसूचित जाति, यही अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो पिछड़े पड़े हुए हैं। सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सामान्य कोटि के तमाम लोगों को प्रोन्नति दे दी गई, लेकिन इनकी प्रोन्नति को इसलिए पिछले 10 साल 15 साल से रोका गया है कि इसको कहिए, हम तो साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि नीतीश जी बेईमानी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं इस समाज के साथ भी। और अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आरक्षण जायज है, प्रोन्नति में भी आरक्षण में किसी भी प्रकार का ये नहीं है SC ST के मामले में, तो सरकार जो अभी बिहार सरकार अपना नया लागू की थी 65% आरक्षण के संबंध में, इसमें वो रिव्यू में जो गई सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी तक भी वो वापस ले लेती और वापस लेके प्रोन्नति का जो मामला है, SC ST का जो बैकलॉग है, प्रोन्नति जब नहीं होगी तो पद खाली नहीं होगा। जब पद खाली नहीं होगा तो नियुक्ति क्या आप खाप करिए। तो वो बैकलॉग जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि बैकलॉग भरिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो बचा हुआ पद है बहुत सारे विभागों में। क्या इसके लिए दलित सेना आपको अपने बैनर के तले कुछ इस तरह का आह्वान करने वाले? बिल्कुल, आप अभी देख रहे होइएगा जो दफदार चौकीदार का मामला है। चौकीदार किस समाज के लोग हुआ करते थे? इस अनुसूचित जाति का, इस दलित परिवार का एक सदस्य, एक जाति समूह वो पासवान समुदाय था जो अंग्रेज के ज़माने से बिना किसी वेतन भत्ता के, बिना किसी पैसे के वो समाज को जागरूक करने के लिए रात में किसी प्रकार की घटना नहीं हो, कोई चोरी नहीं हो, कोई छिनतई नहीं हो, कोई डकैती नहीं हो। ये हम लोगों को याद है कि दादा परदादा जो हम लोगों के थे वो कंधे पर फरसा रख के, फरसा बोला जाता था, उससे रात भर जागते थे, जागते रहो लोगों को करते थे और लोग चैन की नींद अपने अपने घरों में सोया। बाद में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की सरकार हुई तो उन्होंने इनको चतुर्वर्गीय कर्मियों का दर्जा दिया और चौकीदार लोग आज काम पर आए। फिर लालू जी जब आए तो उन्होंने भी अपने शासनकाल में ये व्यवस्था दी कि चौकीदार का लड़का ही चौकीदार होगा, ये जारी रहनी चाहिए। नीतीश जी भी जब हमारे रामविलास पासवान जी थे ही, दलित सेना का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, पटना के गांधी मैदान के बगल में कृष्ण मेमोरियल हॉल आज भी लहलहा रहा है। नीतीश जी उसमें हमारे उस राष्ट्रीय सम्मेलन में वो आए थे, तो उन्होंने, चूंकि हमारे पशुपति कुमार पारस जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी थे और केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान साहब भी थे, तो वहाँ ये नीतीश जी से उन लोगों ने आग्रह किया था कि भाई जो चौकीदार का मामला है इनको न्याय दिया जाए। तो उन्होंने घोषणा किया कि जो व्यवस्था पूर्ववत चली आ रही है वही व्यवस्था इन बिहार के चौकीदारों का होगा। उसमें जो भी चौकीदार स्वेच्छा से अपने पद को त्यागेंगे 6 महीना पहले, साल भर पहले, या स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ले लेंगे, उनके आश्रित को, जिनको वो लिख के देंगे, उनकी नौकरी इसी चौकीदार के पद पर सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार उनका यथावत रहेगा कि पता नहीं ये उनका जो आश्वासन था कूड़ा आश्वासन ही रह गया। और अभी भर्ती प्रक्रिया की ओर जब बढ़ने लगे हैं, वो इनके जो पदाधिकारी हैं, बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, जहां भी जो लोग भी ये सामान्य शाखा के लोग हों चाहे जिसके लोग हों, ये करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को एलूफ कर दिया। हमको तो लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को इस निर्णय के बारे में बताया ही नहीं होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से आंदोलन हमारे चौकीदार दफदार भाई पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, अब बिहार सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो उस सवाल पर, चूंकि हम उसी समाज से आते हैं, उसी परिवार से आते हैं, हम लोगों ने ये फैसला लिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में कि दफदार चौकीदार की जो लड़ाई होगी वो दलित सेना
अंतिम दम तक लड़ने का काम करेगी। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर भी दिया है। 21 जनवरी को 2025 में नए साल के प्रवेश के ही क्रम के आगे हम एक महाधरना गर्दनीबाग में करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक धरना होगी जिसमें दफदार चौकीदार साथियों से भी, हम बिहार के साथियों से अपील की है कि आप भी भाग लें। और दलित सेना पूरे पटना का चक्का जाम करने का फैसला लिया है और उसमें लाठी चले, पुलिस लाठी चार्ज करे, गोली चलाए या हमको जेल ले जाए, हमारे नेताओं को, हम लोगों को। पशुपति कुमार पारस ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कि जिस समाज में हम जन्म लिए, जिस चीज़ को रामविलास पासवान जी ने परंपरागत रूप से इसको सफल कराया था, उस तरह से हम भी इसमें सफलता के कदम के लिए नीतीश जी से आग्रह भी करेंगे। जेल भी जाएंगे, कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे, लेकिन हम दबदार चौकीदार के हक और हुकूक की लड़ाई लड़के उनको विजय दिलाएंगे, इसी विश्वास के साथ। चलिए, हक और अधिकार तो दिलाएंगे। बिहार में एक और मामला है होमगार्ड जवानों का, 21 सूत्री मांग। तो उसको लेके भी होमगार्ड जवान बहुत मतलब कि प्रदर्शन करते ही रहते हैं। तो इसको लेके भी आप मांग करेंगे? बिल्कुल, होमगार्ड भी हमारे साथी है, बिहार ग्रामीण पुलिस के, तो वो भी तो साथी है। हम लोगों ने उनकी लड़ाई, खास करके हम अपनी बात कहते हैं अमर जी, कि हमने अभी जो खासकर वैशाली जिला के होमगार्ड के हमारे साथी जहां भी होंगे, घनश्याम कुमार दाहा इस चीज के लिए मोहताज नहीं है। उनकी लंबी लड़ाइयां हमने लड़ी है। बल्कि एक बार हमको वैशाली जिले में होमगार्ड एसोसिएशन जो गृह रक्षा वाहिनी लोगों ने बनाया था, उसके हम सम्मानित अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और कई ऐसा उदाहरण है, कई मौकों पर इनके, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे बेमतलब अन्याय करके लोग हटा दिया करते थे ड्यूटी से, इस तमाम लड़ाइयों को हमने लड़ा और बहुत सफलता भी मिली थी वैशाली जिले में। और अगर बिहार के लोग चाहेंगे, गृह रक्षा वाहिनी के हमारे जो साथी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी दलित सेना उनके लड़ाइयों के लिए भी तैयार रहेगी। क्योंकि दलित सेना ने कमर कस लिया। हम तो पहले से कहे कि ये सामाजिक संगठन है। जिस तरह से भाजपा यूं कहिए कि आरएसएस का फैक्टर होता है, उसी तरह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए ये जो दलित सेना है, ये उन्हीं पद चिन्हों की लड़ाई लड़ती है। और अपने दलित समाज के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए हमारे यहाँ कोई बंदेज नहीं है। कोई भी गरीब भाई हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, उन तमाम लोगों की लड़ाइयाँ दलित सेना के संविधान में निहित है और उसकी लड़ाइयाँ हम लड़ते रहेंगे। तो जो गृह रक्षा वाहिनी के लोग हैं, वो भी चौकीदार से भी ज्यादा मजलूम माने जाते हैं, इसीलिए उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और उनके मांगों का समर्थन करते हैं। अगर उनका 21 सूत्री मांग हो, 19 सूत्री मांग हो, जितनी सूत्री मांग हो, हम अपने भी कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क साधे या उनके साथी लोग संपर्क साधेंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ रहेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दलित सेना रामविलास पासवान जी के बताए हुए रास्ते और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने खून से सींच के भारत के संविधान की रचना की, उस रचयिता ने जो मार्गदर्शन दिया है, उस रचयिता ने जो अपने विचार को रखा है, उन विचारों के आधार पर ही दलित सेना आगे बढ़ती रहेगी। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दलित सेना जब जब आगे बढ़ती रहेगी, चूंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रीढ़ है ये, और आप देखिएगा, कहिएगा कि इस दलित सेना के बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होने के कारण रामविलास पासवान के विचारों पर चलने का साहस रखने वाली जो सामाजिक संस्था है, जिसके संस्थापक रामविलास पासवान खुद रहे हैं, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जो ऊंचाई है, जो सम्मान है, वो दिलाकर ही रहेगी। आपने कहा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रीढ़ है दलित सेना, इसके लिए चुनाव लड़ेंगी। तो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है और जातीय जनगणना में जो परसेंटेज आया है, क्या उसी परसेंटेज को आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ होते हैं तो मांग करेंगे उतनी सीटें का, या तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि जमाना गठबंधन का भी है, लेकिन अगर कोई परिस्थितियां नहीं बनती है तो बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे, आपने जो उदाहरण देखा होगा, नहीं, हम एनडीए का पार्ट बोलते हैं, वो अपनी जगह पर बात है। वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को निश्चित रूप से दोहराया करते हैं। हम तो मांग करेंगे उससे ज्यादा का, चूंकि जो जातीय जनगणना प्रकाशित हुई है, हम जातीय जनगणना का समर्थन करते आ रही है दलित सेना पहले भी, बल्कि हम इसके पक्षधर है कि देश में भी जातीय जनगणना मोदी सरकार को करानी चाहिए, अमित शाह जी को करानी चाहिए, जेपी नड्डा जी को करानी चाहिए, नीतीश जी को भी इसका, चूंकि वो पहले से ही करते रहे। जातीय जनगणना हुआ और जो परसेंटेज आया, उसी परसेंटेज के आधार पर ना आप आरक्षण दिया था, विधानसभा में पारित हुआ, जो आज तक मामला लागू नहीं हो सका। बिहार की जो ये माननीय उच्च न्यायालय है, वो उसके खिलाफ उनका आया फरमान और
तो फिर बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। तो जब खुद ही परसेंटेज बटा हुआ है तो निश्चित रूप से हम उतना मांग तो जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग जो जानते हैं, खास करके इस समुदाय के जो लोग हैं, उस समुदाय को पता है कि हम उससे भी ज़्यादा भारी संख्या में हैं। बावजूद भी जो सरकारी आंकड़ा ही आया है, उस हिसाब से अगर हमको कोई भी सम्मानजनक समझौता करने के लिए तैयार होगा, हम लोग तैयार रहेंगे। चलिए, समझौता करने के तैयार रहेंगे। बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना आया, लोग जाति से पहले ही डिवाइडेड है। जैसे आप बोलते दलित बोलते, आप दलित के प्रदेश अध्यक्ष है, महादलित है। तो क्या ये महादलित दलित का ही पार्ट है या फिर अलग है, दलित सेना से अलग है? देखिए, हम लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। संविधान ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। आपने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी देखा होगा। वो दलित महादलित वहाँ नहीं है, बिहार वहाँ हाँ, ये तो नीतीश जी यूँ कहिए कि अपने कुछ पूर्ति के लिए कहिए, जिसके लिए उन्होंने किया, ठीक है, दलित महादलित जो बनाया उन्होंने, जिस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ा नहीं और अनुसूचित जातियों के बीच में वो कई ऐसी जातियों को भी घुसेरने का काम उन्होंने किया जो संविधान ने इजाज़त नहीं दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को फटकार भी लगाई और ये रद्द भी हुआ। हम तो महादलित देख रहे हैं, दलित सेना लिखती है, ये दलित सेना है। पहले से भी हमारे नेता दलित महादलित के मामले में किसी तरह का में पड़ने के पछड़े की बात है नहीं। हम तो कह रहे हैं कि दलितों पर, अनुसूचित जातियों पर जहां भी अत्याचार होगा, जिस प्रकार का शोषण होगा, दलित सेना उसके साथ खड़ी मिलेगी। कई उदाहरण है इसके, सैकड़ों उदाहरण है। हालांकि बिहार सरकार से हम लोग मांग भी कर रहे हैं, कई हत्याएं पासवानों की हुई जहां दलित सेना गई है, लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन अभी तक जो न्याय होना चाहिए, जो न्याय निर्णय पहले हुआ था कि जहां भी दलितों की हत्या होगी, जिसके भी उनके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन हमारे ख्याल से अभी तक ये उदाहरण नहीं मिला है अभी तक कि किसी उदाहरण की बात कर रहे हैं, दलितों का अत्याचार की बात करते तो आए दिन मामले आता है इस तरह का, तो उसको किस तरह संज्ञान में? देखिए, ये तो कहे ना आपको कि नीति और नियत, नीतियां बनाई जाती है। हमारे नेता बराबर कहते थे कि नीति चाहे जितनी बन जाए, अगर नियत जो करने वाले लोग हैं, जो प्ले करने वाले हैं, उनकी नियत अच्छी नहीं होगी तो नीति तो बहुत सारा बनता रहेगा, नियत साफ नहीं रहेगा तो वो मामला ठीक उसके पलट हो जाता है। ये कई उदाहरण है, कई केसों में हम लोग देखे हुए हैं कि भाई मामला कहीं और है और लेके चले जाते हैं कहीं कोई और, तो ये नियत का मामला हो जाता है। तो बिहार सरकार को भी नियत साफ करनी चाहिए और नियत साफ करके जो अभी अत्याचार बढ़ा है दलित महादलित जिस पर भी हो, भारी, इतने तो शायद पिछले किसी जंगल राज में भी नहीं बढ़ी, अगर कहते हैं लोग तथाकथित जंगल राज। तो नीति और नियत की बात कर रहे हैं, तो क्या जो भी जातीय जनगणना हुआ, जो नीति आया, जातीय जनगणना से आप मानते हैं कि ये सही है? हाँ, जातीय जनगणना तो सही है। पहले लोग दलित महादलित ऐसे जाना करते थे, अब तो लोग परसेंटेज के नाम से तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है कि लोगों ने जाना कि हमारी आबादी इतनी है, हमारी जनसंख्या इतनी है, उसके आधार पर जो हमारा हक है, हमारा जो जगह है वो नहीं मिल पाया है। चाहे उस सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे जनप्रतिनिधि की बात हो, विधायक बनने की बात हो, सांसद बनने की बात हो, ये सारे चीज में लागू होता है। ये वो मिला का कुल जगदेव प्रसाद जी, काशी राम जी हो, रामविलास पासवान जी हो, बाबू जगजीवन राम हो, हमारे बहुत पहले ज्योतिबा फूले हों, ये सारे लोगों ने इन चीजों को रखा है पहले से। बहुत सारी लंबी लड़ाइयां लड़ी तभी ना बाबा साहब अम्बेडकर, तो उस लड़ाई को क्या लड़े ही नहीं, वो जितनी प्रताड़ित हुए, आने वाली पीढ़ी उतनी प्रताड़ित नहीं हो रही है। उस प्रताड़ना को उन्होंने, पीड़ा को समझा था, देखा था, और अपने परिवार की कुर्बानी देकर भी आज लाखों करोड़ों शोषित पीड़ित समाज को जो जगह दिया, जो जगह उन्होंने दिया है बाबा साहेब के लिए, ये देश, ये हिंदुस्तान की धरती, ये भारत देश, जब तक ये रहेगी धरती, हम उनके ऋणी हैं। इस ऋण को किसी कीमत पर भी बाबा साहेब का चुकता नहीं किया जा सकता है। जो भारत रत्न बाबा साहेब ने दिया, उन्होंने सबों को दिया। किसी दलित फैक्टर की बात तो छोड़ दीजिए, तो हजारों साल से पीड़ित और शोषित रहा है, उस गंदगी से उन्होंने निकाला। आप सोच सकते हैं कि जहाँ जानवर पानी पीता है वहाँ दलित नहीं पी सकते हैं। ये जमाना आज भी कहीं कहीं अखबारों में देखने को मिलता है, तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज होती है। तो हम अमित शाह जी के इसीलिए फिर उसमें आते हैं कि उनके बयान का निंदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर जो नाम ले रहे हो, ईश्वर का नाम लिए रहते तो आप स्वर्ग की ओर चले जाते। कितनी घिनौनी बात है। बाबा साहेब अंबेडकर और ईश्वर की परिकल्पना करना दोनों दो धारा की बात। बाबा साहेब अंबेडकर ने तो जीते जी स्वर्ग दिखा दिया इसी धरती पर कि देखो ये स्वर्ग कैसे होता है। उन्होंने जो अधिकार दिया संविधान, लेकिन आप तो अपने भी जाके देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बना, कहाँ बना, वहां जाके तो देखे कोई कि वो बन रहा है तो
वहां से स्वर्ग जाके दिन में कोई दिखा दे। हमको तो नहीं लगता है कि जीते जी कोई स्वर्ग गया हो, अब मरने के बाद कोई लौटा हो इस धरती पर। इसका उदाहरण एक भी अगर अमित शाह जी दे दें तो हम ही माफी मांगने की बात नहीं। चलिए, आपने अमित शाह जी से पूछे हैं, अमित शाह जी सुनेंगे और बात भी करेंगे। आगामी विधानसभा खासकर घनश्याम दाहा का क्या फ्यूचर गोल है? देखिए, ये तो भविष्य का ताना बना है। हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में हम शामिल हैं और आप सबों का लार प्यार तमाम समुदाय के लोगों का मिल रहा है। निश्चित रूप से अगर हमें इस तरह का मौका मिलेगा तो मौका से चूकेंगे नहीं। हम लड़ाई अगर सड़क पर लड़ते हैं तो जरूर ये लालसा रहती है कि सदन की ओर भी लड़े। तो ये तो जिनके लिए काम करते हैं वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमारे लिए भी सोचते होंगे। उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफ़ी होगा। हो सकता है कि 2025 में वो हमको आशीर्वाद भी दें। क्या कह सकते हैं कि 2025 आने वाला जो है उसमें घनश्याम दाहा कोई विधानसभा से नेतृत्व करते नजर आएंगे? वो नेतृत्व करते नजर आएंगे तो है, ये है बात की बात। सोच तो निश्चित रूप से है, ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर। चलिए, आपको भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और जनवार्ता न्यूज में आप जुड़े, आपके साथ बहुत सारे बेबाकी से बात हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोगों से कहेंगे भी कि जनवार्ता देखिए, जनवार्ता को सुनिए और अपनी समस्याओं को भी, जहाँ भी गड़बड़ियाँ है, जहाँ भी पीड़ित शोषित मानवता पर हमला है, जिसको आप बेबाकी से आप भी उठाते रहे हैं, लेते रहे हैं उसको संज्ञान में, तो जनवार्ता भी बढ़े। देश के बड़े चैनलों में इस जनवार्ता के भी नाम जुड़े। ये हमारी ओर से भी शुभकामना है, दलित सेना बिहार की ओर से भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ घनश्याम दाहा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने दलित सेना के बारे में, दलितों की आवाज़ के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में और बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बखूबी अपनी बेबाकी से अंदाजे में जवाब दिए हैं। आपको ये पूरी खबर कैसे लगा और ख़ास करके घनश्याम दाहा जी के बारे में क्या कुछ संदेश रहेगा और जनवार्ता न्यूज़ पे आए घनश्याम दाहा जी, इनके बारे में क्या कुछ कहना है? आप इसी तरह के खबर को देखने के लिए बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।